नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ से संबंधित महत्वपूर्ण जीके का सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी क्रम में हम आज आपको यूपी आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए आर्ट एंड कल्चर का, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आर्ट और कल्चर का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट को इसको कवर करा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बनाकर डाल दिया है। यदि आप अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले उसको प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को कंप्लीट करा लीजिए, जिसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। और आज का वीडियो का हमारा यह तीसरा पार्ट रहेगा। 2 पार्ट में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो आर्ट और कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है। और आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट, जो कि यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहीं पर हमने इसका पीडीएफ डाल दिया है। आप वहां पर जाकर फाइल ओपन करोगे तो फाइल में ये पीडीएफ पड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं इंडो इस्लामिक अरबी भारतीय वास्तुकला। तो क्या हुआ था, जब मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण करने लगे मुसलमान, तो उनमें बहुत सारे अरबी कलाकार आए, फारसी कलाकार आए, तुर्की कलाकार भारत में आने लगे। उनके संयोग से जो भारतीय वास्तुकला या शिल्पकला का जो विकास हुआ, उसी को क्या कहा जाने लगा, भारतीय अरबी वास्तुकला। तो चलिए देखते हैं। भारतीय अरबी फारसी तुर्की शैली का संगम है। तो ये जो इस्लामिक इंडो वाली कला है, ये इन सभी शैलियों का संगम है। भारतीय शैली के सजावटी कोष्ठक, छज्जे, गुंबदों की सजावट इस्लामिक शैली में अपनाई गई। तो जो भारतीय शैली की उस समय सजावटें थी, वो इस प्रकार के इस्लामिक शैली में बनाई जाने लगी जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आने लगते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अन्य विशेषताएं क्या थी इंडो इस्लामिक शैली की, जो कि मध्यकालीन भारत के आसपास ये सभी शैली का विकास हुआ था। तो मेहराब एवं गुंबद की उपस्थिति इसकी मुख्य विशेषता थी। मेहराब और गुंबद, जैसे कोई घर बनवाना होता था तो इस प्रकार से वहाँ पर एक गुंबद मेहराब टाइप बना दी जाती थी, और ऊपर इस प्रकार से जैसे कि मस्जिद की तरह। उसके बाद देख लेते हैं मीनार की उपस्थिति। तो मीनार वहाँ पर उपस्थित रहती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार यहाँ पर दिल्ली पे बनी हुई है। तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती थी, वहाँ पर मीनार की उपस्थिति होती थी। उसके बाद जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि अभी तक गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था पत्थरों को जोड़ने के लिए। अब पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद देख लेते हैं कंक्रीट, चूना पत्थर, चूना प्लास्टर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि का प्रयोग किया जाने लगा। अलंकरण के लिए पित्रा-दिउरा व अरबेस्क शैली का प्रयोग किया जाने लगा। अभी हम आगे देखेंगे पित्रा-दिउरा शैली किसे कहते हैं, अरबेस्क शैली की क्या विशेषताएं हैं और इसे किसे कहते हैं, तो ये आगे हम अभी देखेंगे। उसके बाद ज्यामितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाने लगा। ज्यामितीय सिद्धांत का तात्पर्य है जो अभी तक भगवानों की तस्वीरें बनाई जाती थी सजावटें में, अब उनके स्थान पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि त्रिभुज, सर्कल, आयत और वर्ग। इस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों को बनाया जाने लगा। उसके बाद आंगन में पूल व फव्वारे लगा दिए गए। आंगन में पूल व फव्वारे बना दिए गए, जिससे कि अलग ही सजावट एक नई तरीके से दिखने लगे। उसके बाद 4 बाग शैली का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि राजमहल के आसपास कहीं न कहीं बगीचा और एक तालाब बनाया जाने लगा 4 बाग शैली में। उसके बाद हम देख लेते हैं पित्रा-दिउरा शैली चर्चा में है, क्यों, आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी देख लेते हैं। और ये पित्रा-दिउरा शैली है, देख सकते हैं।
उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर अलंकरण इसका हुआ है। और यह किसके द्वारा विकसित हुई है? तो एतमादुद्दौला के मकबरा में विकसित हुई है। पित्रा दिउरा शैली एतमादुद्दौला के मकबरे में ईरानी फारसी कलाकारों के द्वारा। उसके बाद अरबेस्क शैली यहाँ पर आई है, तो ये भी देख लेते हैं अरबेस्क शैली की क्या विशेषताएं हैं। सजावट की शैली है पहली तो। दूसरा, एक दूसरे से लिपटे पौधों का वक्रीय रूपांकन है। अरबेस्क शैली में एक दूसरे से लिपटे पौधों का वक्रीय रूपांकन। उसके बाद ये देख सकते हैं अरबेस्क शैली में विभिन्न प्रकार के पौधों को ऐसे ऐसे इसमें एक दूसरे से लपेटा गया है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या विशेषता है। उल्टे कमल की आकृति जैसी बनी हुई है, उल्टे कलश की, और स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है। तो 3 प्रकार का इसमें अरबेस्क शैली में प्रयोग हुआ है, उल्टे कमल का, कलश का और स्वास्तिक का प्रयोग। उसके बाद देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल, क्योंकि यह तो अभी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के पहले का काल विशेषताएं थी जो शुरुआत हो चुकी थी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। वास्तुकला को 2 भागों में बांटते हैं। पहली साम्राज्यिक शैली और दूसरी प्रांतीय शैली। साम्राज्यिक शैली का मतलब ऐसी शैली जिसका विकास राजा के संरक्षण में किया जाता था, और प्रांतीय शैली में स्थानीय शासक जो छोटे मोटे शासक होते थे उनके द्वारा जो शैली विकसित की जाती थी उसी को क्या कहते थे? प्रांतीय शैली। तो देख सकते हैं पहला है गुलाम वंश, यानी कि ममलूक वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1206 में हुई थी और 1290 तक यह गुलाम वंश चला था, और इसमें जो शैली फेमस हुई है उसे मामलूक शैली ही कहते हैं। मामलूक का तात्पर्य होता था गुलाम। आइए देख लेते हैं मामलूक शैली की विशेषताओं में। अधिकांश स्थापत्य हिंदू स्थापत्य के ध्वंसावशेष पर निर्मित थे। एग्जाम्पल, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहले तुर्की मस्जिद थी, तो इसके स्थान पर बनाया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद ऐबक द्वारा दिल्ली में निर्मित किया गया था लगभग 1192 ईस्वी में। तो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे बनाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में बनाया गया था ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है कि इसे 2.5 दिन में ही पूरा बना दिया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया। उसके बाद कुतुब मीनार, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कुतुब मीनार, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320। जो खिलजी वंश की जो शैली थी कला की वो थी साल्जुक शैली, काफ़ी इम्पोर्टेंट है साल्जुक शैली। इसकी विशेषताएं क्या थी? घोड़े की एक नुकीली नाल रूपी मेहराब बनाई जाती थी, विस्तृत गुंबद और नीचे मेहराब बनाई जाती थी, जालीदार खिड़कियों की इसमें उपस्थिति होती थी, शिलालेख की पट्टियाँ भी इसमें होती थी। उसके बाद अलाई दरवाज़ा इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अलाउद्दीन का दक्षिणी दरवाज़ा है यह। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका दक्षिणी दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा के नाम से फेमस है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। उसके बाद सीरी महल दिल्ली में है, ये भी काफ़ी फेमस है। हौजे खास, ये भी दिल्ली में आज भी हौजे खास फेमस है। उसके बाद हजार सितून दिल्ली में, ये भी फेमस है। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में है। ये सभी जो महल हैं और मस्जिदें हैं इनको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश में बनाया गया था और इनकी शैली थी साल्जुक शैली। चलिए अगला वंश देख लेते हैं तुगलक वंश की शैली। तुगलक वंश की शैली थी बट्टार शैली। याद रखिएगा तुगलक वंश की शैली थी बट्टार शैली और इनका कार्यकाल था 1320 से 1413 ईस्वी तक। सबसे लंबा कार्यकाल कह सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं बट्टार शैली की विशेषताओं में। इस स्थापत्य की सादगी,
कम अलंकरण का इसमें समावेश था। धूसर बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। मोटी दीवारें थी सुरक्षा के लिए। उसके बाद तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और नहरों का निर्माण इसके समय हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शुरुआत की गई थी नहरों का निर्माण। लेकिन सबसे अधिक नहर फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में बनाए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं डाक चौकियों की भी स्थापना तुगलक काल में सबसे अधिक हुई थी। और ये डाक चौकियाँ कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे चरम अवस्थाओं में यह पहुंच गई थी। उसके बाद काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई प्रमुख मस्जिदें हैं, जो कि गुलाम वंश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद देख लेते हैं, सॉरी गुलाम वंश नहीं, ये तुगलक वंश है, तुगलक वंश है, गुलाम वंश गलती से हम बोल दिए। उसके बाद देख लेते हैं पुराने भवनों का निर्माण, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था पुराने भवनों का पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण में जैसे कि कुतुब मीनार की 4 मंजिलों को, कुतुब मीनार की 4 मंजिलों को तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में। लेकिन जो 5वीं मंजिल थी, 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। याद रखिएगा, जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल है उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और 3 मंजिलों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 4थी मंजिल को इल्तुतमिश ने। उसके बाद अलाई दरवाज़ा, हजार सितून आदि। उसके बाद नगर स्थापना में देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना, हिसार की स्थापना, फिरोजाबाद की स्थापना, फिरोजपुर की स्थापना और फतेहाबाद की स्थापना की गई थी नगर स्थापना में। उसके बाद लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोजपुर में की गई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोजपुर में, या फिरोजा या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला काल है सैयद काल। तो सैयद काल की जो डेट है वो 1414 से 1451 तक, बहुत ही कम समय तक यह शासन में रहा था सैयद काल की विशेषताएं देख लेते हैं। अष्टकोणीय मकबरे की परंपरा थी, इसमें नीले रंग की टाइल्स का प्रयोग किया गया था, गुलदस्ता का प्रयोग हुआ था। तो इसके काल की ये 3 मुख्य विशेषताएं थी, अष्टकोणीय मकबरे का प्रयोग, नीले रंग की टाइल्स का प्रयोग और गुलदस्ता का प्रयोग। उसके बाद हम देख लेते हैं लोधी काल। लोधी काल का 1451 से 1526, इसकी विशेषताएं थी लोधी काल की। तो जो इसमें शैली का विकास हुआ था वो शैली की विशेषताएं थी, दोहरे गुंबदों का प्रचलन हुआ, इसमें चतुर्भुजी मकबरे का निर्माण हुआ, सिकंदर लोधी का मकबरा, आगरा शहर की स्थापना हुई 1504 में सिकंदर लोधी ने। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लगाइएगा। आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने। उसके बाद देख लेते हैं लोधी गार्डन दिल्ली में किसने स्थापना किया था, सिकंदर लोधी ने। उसके बाद हम देख लेते हैं मियाँ मोठ की मस्जिद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मियाँ मोठ की मस्जिद, इसको 1500 सिकंदर लोधी ने दिल्ली में बनवाया था 1500 में। उसके बाद देख लेते हैं कमाली मस्जिद, जमाली और कमाली। तो जमाली कमाली मस्जिद सिकंदर लोधी ने बनवाई थी दिल्ली में। उसके बाद देख लेते हैं प्रांतीय शैलियाँ। तो अभी तक हमने पढ़ा साम्राज्य या सम्राट के अंतर्गत विकसित शैलियों, अब पढ़ेंगे प्रांतीय शैलियाँ, यानी कि स्थानीय शासकों के द्वारा कौन कौन सी शैलियों का विकास किया गया था, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहली है जौनपुर शैली।
दूसरी है भारी भरकम इमारतें। इन शैलियों की विशेषताएं क्या थी? भारी भरकम इमारतें, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई गई इनके द्वारा। मीनारों का अभाव रहता था इनकी इमारतों में, मीनारों को नहीं बनाया जाता था। ढलवां दीवारें होती थी, यानी कि ढालदार उनमें दीवारें रखी जाती थी। उसके बाद हिंदू इस्लामी शैली का मिश्रण इनमें दिखाई देता है। और देख लेते हैं, शर्की शासकों द्वारा यह निर्मित की गई थी, अधिक मात्रा में शर्की शासकों द्वारा निर्मित की गई थी। अटाला मस्जिद इसका एग्जाम्पल है। इब्राहिम शाह शर्की द्वारा देवी मंदिर को तोड़वाकर बनाया गया था अटाला मस्जिद। उसके बाद लाल दरवाज़ा महमूद शाह शर्की की पत्नी बीबी राजे द्वारा बनाया गया था लाल दरवाज़ा। झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शर्की ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह शर्की ने किया था। उसके बाद मालवा शैली देख लेते हैं। प्रांतीय शैली के बाद मालवा शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। दिल्ली वास्तुकला से प्रेरित शैली थी और नुकीले मेहराब थे, पिरामिडकार छत थी और ढलवां दीवारें थी। रंग बिरंगे पत्थरों का प्रयोग किया गया था और संगमरमर का प्रयोग किया गया था और टाइल्स का समावेश था। और हिंडोला महल इसका प्रमुख एग्जाम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश के मांडू इंदौर में है, हुसंग शाह द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक या खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जहाज महल। उसके बाद देख लेते हैं अशरफी महल। तो अशरफी महल, जामा मस्जिद और हुसंग शाह का मकबरा, ये भी इस प्रांतीय मालवा शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। इसी शैली में ये बनाए गए थे। मालवा शैली में अशरफी महल, जामा मस्जिद, हुसंग शाह का मकबरा। उसके बाद मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। तो हम देखेंगे इसको अगले पार्ट में, क्योंकि अभी तक बस इतना ही। देखते हैं इसको नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।